आज से पहले हम ये समझते रहे हैं कि वायरस हमेशा कुदरती होते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पहली मर्तबा इंसानों ने डिक्लेयर किया है कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से 16 नई किस्म के वायरस बनाए हैं। इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपनी बाउंड्रीज को बड़ा करता जा रहा है और ये 16 सिंथेटिक वायरस हमने बिल्कुल स्क्रैच से बनाए हैं, जिनका पहले कोई नामो निशान भी नहीं था। इंसान को नेचर में, कुदरत में बहुत से वायरसेस मिलते हैं, लेकिन जिन 16 वायरसेस की मैं बात कर रहा हूँ, इन वायरसेस का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। ना तो ये उनकी मॉडिफिकेशन है, ना ही ये उनकी नकल है, बल्कि ये बिल्कुल नए तरीके के वायरस हैं और इन्हें बनाया गया है एक एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर से, जिसे जीएलएम कहा जाता है। जी हाँ, जीएलएम का मतलब है जीनोमिक लैंग्वेज मॉडल। AVO1 और AVO2, ये दोनों मॉडल ओपन सोर्स हैं और इस वक्त इंटरनेट पर अवेलेबल हैं। इन्हें इस्तेमाल कोई भी कर सकता है। मैं आपको लेकर चलता हूँ लैंग्वेज मॉडल्स की तरफ। तो हमने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का तो नाम सुना था, LLMs जैसे चैट जीपीटी हो गया, ग्रॉक हो गया, डीप सीक हो गया, लेकिन ये वो मॉडल्स थे जो कि टेक्स्ट को देख के लर्निंग करते थे। हम इन्हें इंग्लिश का टेक्स्ट देते थे और उसके ज़रिए ये लर्निंग करते हैं और फिर ये टेक्स्ट जनरेट करना शुरू हो गए जब ये ट्रेंड हो गए। बिल्कुल ऐसे ही हमने एक और किस्म के लैंग्वेज मॉडल्स बनाए हैं, जिन्हें जीनोमिक लैंग्वेज मॉडल्स या GLM कहा जाता है। ये मॉडल्स हजारों लाखों किस्म के जेनेटिक सीक्वेंस पढ़ रहे हैं और उनसे लर्निंग कर रहे हैं कि जेनेटिक सीक्वेंस कैसे होते हैं, कुदरत में जेनेटिक सीक्वेंस किस किस्म के पाए जाते हैं, उनके अंडरलाइंग रूल्स क्या हैं, उनके कानूनों ज़वाबित क्या हैं, और उसके बाद ये नए सीक्वेंस बनाने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। क्योंकि हम ये जानते हैं जीनोमिक मटेरियल से ही हमारा डीएनए और फिर आगे ज़िंदगी बनती है। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ पहले जीएलएम की तरफ, जिनके नाम मैंने आपको बताए हैं, जिन्होंने इन वायरसेस को बनाया है। और इन वायरसेस को जब सिंथेसाइज किया गया, तो इन वायरसेस का जीनोमिक मटेरियल जो कि सिंथेटिक मटेरियल था, उसे जब सेल के अंदर पॉपुलेट किया गया तो इन्होंने बिल्कुल वैसे ही काम करना शुरू कर दिया जैसे कि एक नॉर्मल वायरस काम करता है। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि फ़िलहाल इंसानों ने बैक्टीरिया फेज वायरस बनाए हैं। ये ऐसे वायरस हैं जो कि बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं, उन्हें ख़त्म करते हैं, लेकिन इंसानों पर हमलावर नहीं होते। हमारी बॉडी को भी इन्फेक्ट बैक्टीरिया करता है। इसी वजह से जब हम नज़ला ज़ुकाम की शिकायत करते हैं तो बाज़-औक़ात या अमूमन डॉक्टर हमें एंटीबायोटिक्स थमा देते हैं और वो अज्यूम करते हैं कि हमारी बॉडी में ख़तरनाक बैक्टीरिया दाखिल हो चुका है जो कि अब हमें बीमार कर रहे हैं। एंटीबायोटिक्स का नुकसान ये है कि इनकी रेजिस्टेंस वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। बैक्टीरिया ज़्यादा ताकतवर होता जा रहा है और एंटीबायोटिक्स अब उन पर असर अंदाज नहीं हो रही। हम नई नई जनरेशन की एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, लेकिन बैक्टीरिया पर वो बहुत कुछ अरसा, चंद सालों तक ही इफेक्टिव हो सकते हैं और उसके बाद फिर हमें नई एंटीबायोटिक्स की तरफ जाना पड़ता है। एक दवाई को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की ज़रूरत होती है, फिर उसकी जनरेशन के लिए बड़े बड़े प्लांट्स लगाने पड़ते हैं, फिर उसकी डिलीवरी होती है। तो एक पूरा साइकिल है जिससे एक दवाई बनकर हमारे पास आती है और चंद सालों में ही बैक्टीरिया उसका तिया पांचा कर देता है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 में मेडिसिन ना होने की वजह से, अप्रोप्रिएट मेडिसिन, मौजू मेडिसिन ना होने की वजह से 10 मिलियन, 1 करोड़ लोगों की वफात होगी। तो फर्ज कीजिए कि हमने एक ऐसा वायरस बनाया जो कि बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है, तो अब हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं रही। इसलिए शुरू में हमें यह दलील दी गई कि इन 16 वायरसेस को बनाने का मकसद ये है कि हम एंटीबायोटिक्स से छुटकारा हासिल कर सकें और एक नई किस्म की दवाई इंट्रोड्यूस कर सकें। इन वायरसेस को लैब में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है। इससे पहले जितने भी वायरस बनाए गए थे, इंसानों ने उन पर तहकीक की, उनको या तो हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सके हैं या चेंज कर सके हैं, और उस पर भी ट्रायल एंड एरर, यानी कुछ करके देखते थे और फिर देखते थे कि क्या हुआ, फिर कुछ करते थे, मॉडिफिकेशन करते थे, फिर देखते थे कि क्या एरर्स हैं।
सालों साल लग जाते थे। लेकिन अब इस तरीके से हमने 16 वायरस रिप्रोड्यूस किए हैं। इन वायरसेस को पैदा तो हमने कर लिया, लेकिन यहाँ पर एक डुअल यूज डायलेमा हमारे सामने है, और ये हमें कहता है कि जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं तो उसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों आ सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने एक एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि जब एआई जीनोमिक मटेरियल को डिज़ाइन करती है तो वो बाज़ औक़ात ऐसी जहरीली प्रोटीन्स भी बना देती है जिससे कि हमारा स्क्रीनिंग का जो मरहला है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। तो हमने जितना भी जीनोमिक मटेरियल बनाना है उसके आगे एक स्क्रीनिंग का फेज़ रखा हुआ है, एक स्टेज रखी हुई है, ताकि उनमें ऐसी प्रोटीन्स या ऐसी जीनोमिक मटेरियल अगर बनता है जो टॉक्सिक है या जो पैथोजन है, जो हमें किसी किस्म का नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसे फ़ौरन अलग कर दिया जाए ताकि वो आगे दवाइयों में ना जा सके। लेकिन अब हमें माइक्रोसॉफ्ट की कई स्टडीज़ से ये पता चल रहा है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है वैक्सीन्स भी बनाती हैं, उनकी कई स्टडीज़ से पता चलता है कि एआई जब कोई भी सीक्वेंस बनाता है, नया सीक्वेंस बनाता है ज़िंदगी का, तो उसका सीक्वेंस बज़ाहिर बहुत ज़्यादा होम्योपैथिक लग रहा होता है, जिसका ना फ़ायदा होता है ना नुकसान होता है। लेकिन जब उसका फंक्शन देखा जाता है तो वहाँ पर पता चलता है कि वो बहुत ख़तरनाक भी साबित हो सकता है, और इंसानों का बनाया हुआ स्क्रीनिंग सिस्टम उसे डिटेक्ट नहीं कर पाता, क्योंकि हमने नहीं, एआई ने उसे रूल्स एंड रेगुलेशंस में रहते हुए बनाया होता है। यहाँ पर हमें अपने स्क्रीनिंग के सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत है। जहाँ पर हम सिर्फ सीक्वेंस देखते हैं कि डीएनए का सीक्वेंस क्या है और हम उसे डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इसका फंक्शन क्या होगा, वहाँ पर अब हमें उसका स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा और उसका फंक्शन भी देखना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है और फंक्शन है वो आपस में कनेक्टेड होता है। अगर हम प्रोटीन के स्ट्रक्चर का पता चला लें तो हमें उसके फंक्शन का पता चल जाता है। इसीलिए प्रोटीन के स्ट्रक्चर को डिकोड करने पर एक पीएचडी की डिग्री मिल जाती थी। लेकिन अब हमारे पास एक और किस्म के आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर्स हैं जिन्हें अल्फाफोल्ड कहा जाता है। ये एक पूरी सीरीज़ है जिसमें अल्फाफोल्ड 1, 2 और अब 3 भी आ चुका है, जो कि ऑलरेडी प्रोटीन को का स्ट्रक्चर डिकोड कर सकते हैं और उसके फंक्शन के बारे में बता सकते हैं। तो अब फ़र्ज़ कीजिए कि एक ऐसा आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट जीएलएम है जो कि नए सीक्वेंस बना रहा है, जो कि नई प्रोटीन्स बना रहा है, और हमें नहीं पता, इंसानों को नहीं पता ये प्रोटीन सही हैं, टॉक्सिक हैं, पैथोजेंस हैं, ख़तरनाक हैं। लेकिन हम उसके मुकाबले में एक दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर रख दें जिसे हम डीप माइंड ने बनाया है, जिसे अल्फाफोल्ड कहा जाता है, और वो इस एआई की आउटपुट को जज करे, स्क्रीन करे और वो बताए, क्योंकि वो किसी भी प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिकोड कर सकता है, वो हमें ये बताए कि ये जो सीक्वेंस है इसका फंक्शन क्या होगा, क्या ये इंसानों के लिए ख़तरनाक होगी, ये कोई वायरल डिजीज़ पैदा कर सकती है, या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी। तो एआई एक चीज़ बना रही है और उसको क्रॉस चेक भी एआई कर रही है। तो ये मुस्तकबिल का मैकेनिज़्म है जिसकी तरफ अब इंसान जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि जब हम नए वायरसेस बना रहे हैं, और अभी कोविड गुजरा है जिसके बारे में बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी कि ये शायद लैब में बनाया गया है, गोया कि हमें हतमी तौर पर साइंस ने नहीं बताया कि वो लैब में बनाया गया है, लेकिन लोगों के शक्को शुबात और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब डीएनए सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं रहा, अब बायोलॉजी प्रोग्रामेबल सब्जेक्ट बन चुका है। इसमें एग्जीक्यूटेबल कोड्स हैं, और वो कोड हैं प्रोटीन्स, वो कोड हैं अमाइनो एसिड जिन्हें हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम नई ज़िंदगी, नई किस्म की ज़िंदगी अब लैब में बना सकते हैं, और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है। लेकिन क्या इस नई किस्म की ज़िंदगी को बनाने के लिए हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को वाज़े किया है, हमने कोई गवर्नेंस सिस्टम बनाया है, हमने कोई अप्रूविंग बॉडी बनाई है? इस मामले में हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। जितनी तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तरक्की कर रही है और जितनी तेज़ी से वो नई नई चीज़ें बना रही है, हमारा गवर्नेंस मॉडल बहुत ज़्यादा पीछे रह रहा है, और इसी वजह से इस किस्म की इजादात ऐसे लोगों के हाथों में चली जाएंगी जो कि बहुत ज़्यादा इंसानियत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए।